जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजी सीनियर जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक नई सीरीज़ के साथ शुरुआत किए हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आपका 10 यूनिट में जो भी 10 सालों का पेपर है, लगभग 12 सालों का, यानी 2010 से लेकर 2023 तक प्रत्येक यूनिट से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जियोमॉर्फोलॉजी पे देखा था कि पिछले 2010 से लेकर 2023 तक जियोमॉर्फोलॉजी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आ रहा है उसका नेचर क्या है। इससे क्या होगा कि जो आपका किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, ये चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, क्योंकि जो यूजीसी का सिलेबस है उसमें केवल टॉपिक का नाम मेंशन कर दिया गया है। उसके अंदर किस तरीके से हमें पढ़ना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किस किस चीज़ों को छोड़ना है, तो ये हमारे लिए काफ़ी जो है मुश्किलात पैदा कर रहा था। और इसी चीज़ों को, इसी जटिलताओं से बचने के लिए हमने जो है ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के पिछले 2010 से लेकर 2023 के प्रश्नों का एक जो है बृहद लेवल पे विश्लेषण। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये है पेपर एनालिसिस ऑफ क्लाइमेटोलॉजी 2010 से 2023 तक, ठीक है। तो इसमें जो हमने इतने टॉपिक लिखे गए हैं, इन्हीं टॉपिक को आपको क्या करना है, बार बार रीडिंग लगानी है, ठीक है। इन्हीं 10-12 टॉपिक जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहीं से आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन की संख्या दी गई है। तो इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन दिया है उसको आपको ज़्यादा महत्व देना है। हम इसमें इसकी जो है सब टॉपिक की भी बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमने यहाँ पर लिया है वो लिया है एटमॉस्फेयर। एक चीज़ और कि कुछ जो है स्टूडेंट हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट किए हैं कि सर जो है ये जो स्लाइड आप बनाते हैं इसको हिंदी में रहना चाहिए। तो मैं उन लोगों को सुझाव देना चाहता हूँ कि ये जो भी कुछ मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हूँ उसकी मैं हिंदी ऑलरेडी बोल रहा हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग जो है कलम लेकर, पेन लेकर अपने नोटबुक में जो है, जैसे हम यहाँ पर नाम लेते हैं पेपर एनालिसिस ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, तो कि 2010 से 23, तो इसकी हिंदी में बताते हैं। तो आप लोग उसको हिंदी में क्या कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। और इसमें इंग्लिश जो है बहुत टफ नहीं लिखा गया है, टॉपिक का नाम लिखा गया है, तो इतना तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ये जो CS लिखा है इसका मतलब है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, यानी वायुमंडल का संगठन क्या है और उसकी संरचना क्या है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अभी तक एग्जाम में 2010 से लेकर 23 तक लगभग 25 से 26 क्वेश्चन क्या किए गए हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसमें बात करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला इसमें एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पे हम बात करेंगे, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में जैसे आपको पढ़ना चाहिए कि इसमें पढ़ना है कि इसका एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का कंपोजिशन क्या है, यानी किससे मिलकर ये बना हुआ है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें बहुत सारे क्या है, गैसेस हैं, गैसेस के बाद डस्ट पार्टिकल हैं और वाटर वेपर हैं। तो अब गैसेस कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका परसेंटेज क्या है, ठीक है। हम लोग क्या है पहले मेजर गैसों को याद कर लेते थे कि चलिए नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.2%, ऑर्गन, ठीक है, 0.9%। लेकिन अभी जो है 2022-23 के एग्जाम में, 22 के एग्जाम में देखा गया कि कुछ छोटी गैसों को लेकर ये उसका परसेंटेज पूछ लिया। तो छोटी गैसों का आप अगर परसेंटेज नहीं याद कर पा रहे तो 1-2 छोटी गैसों का सीरियल क्रम याद कर लीजिए कि छोटी गैसों में सबसे कम कौन है, उसके बाद कौन है। इससे भी क्या कर सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए थे और आगे भी आने की संभावना है, तो उसको अच्छे से आप कर सकते हैं। तो कंपोजिशन में आपको गैसों का परसेंटेज याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में क्या है कि जो एटमॉस्फेयर की लेयरिंग है, ठीक है, जैसे ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, ठीक है, और आपका हो गया मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, यानी जो आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। ये जो 4 या 5 मंडल है, इसका जो है धरातल से अगर हम ऊंचाई बढ़ते हैं तो इसकी पहली बार आपको याद होना चाहिए कि इसका सीरियल क्या है, यानी इसका क्रम क्या है।
और प्रत्येक मंडल की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर हो गया तो इसमें एटमॉस्फेरिक फिनोमेना जितने भी हैं, वेदर फिनोमेना, इस सॉरी वेदर फिनोमेना जिसमें जितने होते हैं, यानी मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं आपकी इस मंडल में घटित होती हैं। ऐसे ही आपका समताप मंडल क्या है, समताप मंडल की विशेषता विशेषकर देखा जाए यहाँ पर तापमान ऊंचाई के साथ जो है स्थिर रहता है। यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन के बारे में जो है थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ओजोन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, और जो है ये जो है ओजोन को मापन की इकाई क्या है, जो इसके मापन की इकाई है डॉप्सन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी जो इसका लेयरिंग है, जैसे आइनोस्फीयर में जो उसको बहुत सारे सब कैटेगरी किए गए हैं, F1 F2, ठीक है, D1 D2 E1 E2, तो ये क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्या होनी चाहिए, वेल प्रिपेयर होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। यहाँ से आपके एग्जाम में हर साल 2 क्वेश्चन आने क्या हैं, तय हैं। दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक है मार्शल निकोलेट थे, एक जो है एक स्कॉलर थे, विद्वान थे, जिन्होंने जो है जिन्होंने क्या किया था कि इस एटमॉस्फेयर को 2 भागों में बांटा था, सम और विषम मंडल, ठीक है, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। तो समस्फीयर में किस जो है लेयर को रखा जाता है, और जो है विषम मंडल यानी हेट्रोस्फीयर में किस लेयर को रखा जाता है, ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इतने डायमेंशन को आपको क्या करना है, इसमें एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर में आपको तैयार करना है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो दूसरा टॉपिक आपका है इंसोलेशन। इंसोलेशन को बोलते हैं सूर्यातप। इससे अभी तक लगभग 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंसोलेशन में आपको क्या तैयार करना है सूर्यातप में, कि सूर्यातप होता क्या है, और जो दूसरा इसका मेन फैक्टर है वो है इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है, यानी कारक है, यानी किस किस से ये प्रभावित होता है। जैसे इस पर अक्षांश के प्रभाव पाया जाता है कि जैसे आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के पास जाएंगे तो आपका जो इंसोलेशन है उसकी मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगर कहीं पर क्लाउडी एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका इंसोलेशन कम हो जाएगा। यानी इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से। दूसरा इंसोलेशन में एक इम्पॉर्टेंट है आपका सोलर स्पेक्ट्रम, यानी जो आपका सौर स्पेक्ट्रम है, ठीक है, यानी जो सन्स की रेज आती हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उसमें कौन कौन सी जो है रेंज की क्या होती हैं, वेवलेंथ की वेव्स होती हैं। जैसे पहले आपका होता है गामा, उसके बाद होता है एक्स रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रेज, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, और आपका एक है आपका रेडियो वेव। तो इसका सीक्वेंस क्या है, यानी आपका इसको जो है घटते क्रम से बढ़ते या बढ़ते क्रम से घटते क्रम में आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद ये आपका इंसोलेशन वाला पोर्शन होगा। इंसोलेशन में आपको यही 2 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो आपका पोल पे कितना होता है, वो आपका इक्वेटर पे कितना होता है। साथ ही साथ जो आपका एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर है, जब हम इक्वेटर से पोलर की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें टेम्परेचर का क्या रोल होता है, यानी घटता है या बढ़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला टॉपिक है आपका हीट बजट, ठीक है। हीट बजट में आपको क्या देखना है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है तो, और जो है आपका आउट बजट का मतलब क्या हो, बजट का मतलब आय व्यय का लेखा जोखा, यानी जो आपका आया रिसीव किया अर्थ ने, और जो आपका क्या किया आपको इधर से रिटर्न किया, ठीक है। तो जो रिसीव किया वो शॉर्ट फॉर्म में रिसीव किया, ठीक है, और जो रिटर्न करता है या वापस करता है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये किस फॉर्म में होता है, लॉन्ग फॉर्म में होता है। तो अब इसमें कई विद्वान के द्वारा जो है बताया गया बजट है, लेकिन हम आपको जो है जो ट्रिवार्था जी का जो है सजेस्ट करेंगे कि आप ट्रिवार्था जी का जो हीट बजट है उसको आसानी से मगअप कर सकते हैं, उसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगला है आपका टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान में क्या आपको देखना है कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को जो है प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, टेम्परेचर के जो है बढ़ने, यानी जो टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये इसकी ये 2-3 रूपों में क्या होता है, जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता है, मूव करता है। जैसे सॉलिड में किस प्रकार के मूव करता है, ठीक है, यानी जो इसका कंडक्शन हो गया, ये सॉलिड वाला पार्ट हो गया, सॉलिड में कंडक्शन थ्रू क्या करता है, मूव करता है तापमान। उसके बाद में जो आपका गैस होता है उसमें कन्वेक्शन के माध्यम से होता है, द्रव होता है, ठीक है। तो किस फॉर्म में ये मूव करता है, ये आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जो टेम्परेचर वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये भी कई बार आपके एग्जाम में इसको पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इतना आपको टेम्परेचर में ध्यान रखने की ज़रूरत है तापमान वाले चैप्टर में।
अगला है आपका प्रेशर बेल्ट, ठीक है, प्रेशर बेल्ट या इसको प्रेशर ही बोला जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर साल आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रेशर बेल्ट में आपको क्या पढ़ना है कि जो वायुदाब है वो होता क्या है, ठीक है, वायुदाब को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ हमारे इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्रेशर बेल्ट यानी वायुदाब पेटियाँ। वायुदाब पेटियाँ जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो दो तरह की पेटियाँ होती हैं, एक थर्मल इंड्यूस्ड होती हैं और एक डायनेमिक इंड्यूस्ड होती हैं। यानी एक ताप से प्रभावित होती हैं पेटियाँ और एक क्या किससे प्रभावित होती हैं, आपका जो पेटियाँ होती हैं वो गतिक से यानी गतिक संतुलन से प्रभावित होती हैं, यानी डायनेमिक नेचर की होती हैं। तो कौन कौन सी पेटी जो है आपकी, जैसे विश्वतरीय निम्न वायुदाब की पेटी, पोस्ट कटबंधी उच्च वायुदाब की पेटी, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, लो प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर। यानी जो आप जीरो से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको 3 पेटी मिलेंगी, जीरो से साउथ की तरफ जाएंगे 90 डिग्री तो 3 पेटी मिलेंगी और एक आपका 0 डिग्री, यानी टोटल 7 एक कंडीशनल यानी आइडल आदर्श वायुदाब पेटी पाई जाती है। तो इसमें आपको पकड़ना है कि कौन सा थर्मल यानी तापीय है और कौन सा क्या है डायनेमिक है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला प्रेशर बेल्ट में यानी जो प्रेशर वाला चैप्टर है वायुदाब वाला, ये जो पॉइंट्स आपको बताए गए यही पॉइंट से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कभी पूछ लिया जाएगा कौन से थर्मल इंड्यूस्ड है, कौन सा पूछ लिया जाएगा कि जो है, फिर पूछ लिया जाएगा क्या ये शिफ्ट करती हैं, ये भी आपको देखना है कि कौन सी पेटी शिफ्ट करती है। पोलर पेटी कभी नहीं शिफ्ट करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो पेटियाँ होती हैं, पेटियों में अभी हम देखेंगे जो बिंड्स वाला, ठीक है, ये प्रेशर बेल्ट्स, बिंड्स, प्रेशर बेल्ट्स, बिंड्स और ये आपका जो है ट्राई मेरिडियनल सर्कुलेशन, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो इसीलिए ये जो तीनों टॉपिक हैं इसको आपको एक दूसरे से जोड़कर देखना है। और ये तीनों टॉपिक देख सकते हैं आप, प्रेशर बेल्ट से 14 क्वेश्चन, बिंड से 15 क्वेश्चन और ट्राई मेरिडियनल सर्कुलेशन यानी आपका वायुदाब हवा यानी बिंड यानी पवन, और ट्राई मेरिडियनल सर्कुलेशन को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोशीय देशांतरीय सिद्धांत, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक को आपको एक साथ पढ़ना है। एक साथ पढ़ने का मतलब पहले इसको पढ़ना है, फिर बिंड्स को, फिर इस टॉपिक को, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से आपस में क्या है, कोरिलेट हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। और इस तीनों टॉपिक को आपको जो है क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इन तीनों टॉपिक से हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। तो प्रेशर वाले में आप लोग समझ चुके होंगे कि हमको क्या पढ़ना है। बिंड्स में क्या पढ़ना है, बिंड्स में आपको ध्यान रखना है कि जो 2 प्रकार की बिंड्स होती हैं। एक होती हैं जो पीरियोडिक नेचर की होती हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं सनातनी पौने होती हैं एक, ठीक है, और एक होती है पीरियोडिक यानी अवधिक पौने यानी जो किसी विशेष अवधि में ही चलती हैं, ठीक है। और एक कह सकते हैं एक होती हैं लोकल बिंड्स, जो आपकी लोकल बिंड्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया लू हो गया, ठीक है, काराबुरान हो गया, आपका चिनूक हो गया, आपका डॉक्टर बिंड्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो बिंड्स हैं क्या है, ये आपके लोकल बिंड्स हैं। तो ये लोकल बिंड्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चिन्यूक कहाँ बहती है, ठीक है, आपका परगा हवा कहाँ बहती है, काराबुरान कहाँ पे चलती है, ये सारे जो हैं, ठीक है, जो बिंड्स है, लेवेंटर हो गया, यानी बहुत सारे बिंड्स हैं जिसको अलग अलग रीजन में, और उसमें भी कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, यानी हॉट और कोल्ड भी आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और एक होता है जो है जो पूरे ग्लोबल विंड होती हैं, जैसे ग्लोबल विंड क्या होती है वो परमानेंट विंड होती है, ठीक है। परमानेंट विंड में 3 प्रकार की विंड है, एक है आपका जो है ट्रेड विंड्स हो गया, ट्रेड विंड यानी ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हो गया, एक हो गया वेस्टर्ली और एक हो गई आपकी पूर्वा हवाएं, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको जो है चैप्टर में मिलेगा। तो ये तीनों हवाएं जो है किसके कारण चलती हैं, प्रेशर बेल्ट के कारण ही ये तीनों हवाएं चलती हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अब किस प्रेशर बेल्ट में आपको किस प्रकार की हवा पाई जाएगी ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम में कभी कभी क्या देगा आपको एक प्रेशर यानी विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी नाम लिख देगा। उसके बाद जो उसमें हवा बहती है वो है आपका उत्तरी जो है पूर्वी व्यापारिक पौने, उसके बाद आपका है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। ऐसे क्रम में एक पेटी दे देगा, एक हवा, एक पेटी एक हवा, ठीक है। तो ये आपका सीरियल वाइज पूछ लेगा। अब आप बताइए कि कौन सा जो है सही सीक्वेंस है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं, बल्कि आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको प्रेशर बेल्ट याद होना चाहिए, किस प्रेशर बेल्ट में ये तीनों हवाएं बहेंगी, ठीक है। तो आपका नॉर्थ में वही हवाएं आपका साउथ में, और उनकी डायरेक्शन क्या है यानी उनकी दिशा क्या है। जो आपका ट्रेड विंड्स है, जो आपका वेस्टर्ली है, पछुआ पौने है, पछुआ पौने को अलग अलग नाम है जब साउथ में जाएंगे, ठीक है। कहीं पर उसको गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, ऐसे एग्जाम में दे दिया कई बार कि चीखता साठा क्या है, तो ये पछुआ हवाएं हैं,
ठीक है, लेकिन ये साउथ में ही केवल है। तो ये सारी बातों को आपको क्या करना है, अच्छे से कोरिलेट कर कर देखना, और यही से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल ही बेहद ही सरल है, लेकिन जब आप ये विंड्स और प्रेशर बेल्ट को आपस में मिला देता है तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, जटिल हो जाती हैं। लोकल विंड्स तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, जो कौन सी कोल्ड की नेचर की है, कौन सी हॉट यानी वार्म नेचर की है, ठीक है, गर्म नेचर की है। तो ये जो आपका ये टॉपिक है विंड्स और प्रेशर, इसको अच्छे से क्या करना है, आपको तैयार करना है। उसके बाद है ट्राई मेरिडियोनल सर्कुलेशन यानी त्रिकोशीय देशांतरीय संचरण। तो इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए 8 क्वेश्चन लगातार मतलब 2010 से 2023 के बीच में पूछे गए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें 3 सेल बनते हैं, हवाई इक्वेटर से उठती हैं, 0 से 30 डिग्री पे जो है डाउनफॉल करती हैं, नीचे आती हैं, ठीक है, 60 पे उठती हैं, 90 पे गिरती हैं और 30 पे गिरती हैं। तो 3 यहाँ पर क्या बनते हैं, जो है सर्कुलर वृत्त बनते हैं। तो तीनों के अलग अलग ज्योग्राफर ने खोजा था, तो उसका नाम क्या है, ठीक है। जैसे जो 0 से 30 के बीच में जो आपका सर्किल बनता है उसको बोलते हैं हेडली सेल, फिर 30 से 60 को उसको बोलते हैं फेरल सेल, और उसके बाद 30 से 90 उसको पोलर सेल बोलते हैं। देखिए तो ये भी एक आपका क्या हो गया, ये भी आपका सीक्वेंस पूछ लेगा, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ पूछ लेगा। या आपका पूछ ले जैसे जो 0 से 30 हो गया उसको कभी कभी ट्रॉपिकल रीजन बोल देते हैं, तो पूछ लेगा कि ट्रॉपिकल रीजन में कौन सी विंड चलती है, हेडली सेल होगा बनेगा कि फेरल सेल बनेगा कि पोलर सेल बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला टॉपिक है वो है आपका फ्रंट। फ्रंट मीन्स वाताग्र, ठीक है। तो ये वाताग्र 2 प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड फ्रंट होता है, एक वार्म फ्रंट होता है। आपको नाम याद होने चाहिए। कोल्ड फ्रंट किसे कहते हैं, वार्म फ्रंट कहते हैं, ये पता होना चाहिए। कोल्ड फ्रंट में क्या है, स्लोप क्या बनता है, और कोल्ड फ्रंट के दौरान कौन से वेदर यानी मौसम कौन सी बनते हैं, और उसके दौरान कौन से आपके क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, ये याद होना चाहिए। वार्म फ्रंट में ये याद होना चाहिए कि वार्म फ्रंट के दौरान कौन से वेदर बनेंगे, ठीक है, वेदर कैसा रहेगा। और वार्म फ्रंट के दौरान आपके वार्म फ्रंट का जो स्लोप है वो कैसा रहेगा। और वार्म फ्रंट यानी जो गर्म वाताग्र है, उफ वाताग्र है, उसके दौरान बादल कैसे बनते हैं, 3-4 बादल बनेंगे, उसकी लेयरिंग आपसे नीचे से ऊपर तक पूछ लिया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स अच्छे से आपको फ्रंट में तैयार होने चाहिए, कोल्ड एंड वार्म फ्रंट अच्छे से तैयार होने चाहिए, ठीक है। अगला है साइक्लोन। साइक्लोन ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख सकते हैं आप यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो साइक्लोन में 2 साइक्लोन पढ़ना है आपको, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। अब टेम्परेट साइक्लोन अगर बात किया जाए तो ये स्थल एवं जल दोनों भी बन सकते हैं। और टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनते हैं, जब 2 जो है डिफरेंट नेचर की जो एयर मास होती हैं, जैसे बात किया जाए एक कोल्ड है और एक क्या है जो है वार्म है, तो इनके आपस में जो है एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर करने से जो आपका टेम्परेट साइक्लोन बनता है। टेम्परेट साइक्लोन किस रीजन में बनेगा, टेम्परेट रीजन में बनेगा, ठीक है। और उसके लिए कंडीशन क्या क्या ज़रूरी है। उसी प्रकार हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनते हैं, तो ये लगभग जो है 5 डिग्री से 23 डिग्री या 30 डिग्री के बीच में बोल सकते हैं बनते हैं, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे लो प्रेशर होना चाहिए, लगभग मोर देन 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, हवाओं जो है चारों तरफ से हवाओं का आना चाहिए। तो ये इसके लिए जो कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, ये बेहद ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग जो है रीजन में, जैसे आपको इंडिया में इसको चक्रवात बोलते हैं, जब यहीं पर आप चले जाएंगे यूएसए वाले रीजन में, मैक्सिको वाले तो यहाँ पर हरिकेन बोलते हैं। चाइना में इसको जो है दूसरे नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली बिली के नाम से जानते हैं, यानी अलग अलग रीजन में इसको किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम क्लाइमेट, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट यानी कोपन के जलवायु वर्गीकरण का। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कमोबेश हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो कोपन में आपको क्या ध्यान रखना है कि कोपन ने कब इसको दिया, कब इन्होंने किस सन में इसमें मॉडिफिकेशन किया, इन्होंने बेस क्या लिया। जो आप पढ़ते हैं कि ये जो है जो इन्होंने जो है कैंडल के जो वनस्पत मंडल था उसको इन्होंने क्या बना लिया था, अपना पूरा का पूरा जो है बेस बना लिया था, और वनस्पतियों के आधार पर पूरे वर्ल्ड को जो है बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन में क्या किया था, बांट दिया था, ठीक है। तो ये जो मेगा थर्मल है, जीरोफाइट है, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल है, क्रिस्टोथर्मल, ये याद रखना है आपको किस किस डिग्री पे ये नाम दिए जाते हैं। और कोपन में याद रखना है जो इनके छोटे छोटे लेटर्स हैं, जो इन्होंने वर्ड को डिवाइड किया, ठीक है। जैसे जो ये बात करते हैं कि AF हो गया, ठीक है, जहाँ पर जो है वर्ष भर वर्षा होती है, यानी जिसमें कैपिटल A है, स्मॉल f है, या कैपिटल S है, कैपिटल S है, स्मॉल W है। इस तरीके के जो चीज़ें हैं, यानी जितने भी लेटर इन्होंने प्रयोग किया था उसका मतलब क्या है, जब वो जान जाएंगे समाना को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AW से करेंगे, AS से करेंगे, ठीक है। आपके जो है
जो जो अगर आप बात कीजिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हो गया, ठीक है, टैगा हो गया, टुंड्रा हो गया, तो इसको ये किस नाम से क्या करते हैं, लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार तो पूछ लेगा कि अब विषुवत रेखा से जो है टुंड्रा की तरफ जो बढ़ेंगे तो पहले विषुवत रेखा पे कौन सी क्लाइमेट पाई जाएगी, और चार और लेटर का नाम ही दिया गया, आपको नाम नहीं दिया गया। और प्रत्येक क्लाइमेट की आपको क्या याद रखनी है, करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, विशेषता को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है कोपन के बाद थॉर्नवेट। थॉर्नवेट का भी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है। यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने पहली बार कब दिया, क्लासिफिकेशन अपना किया, और 1948 में इन्होंने मॉडिफाई किया, उसके पहले भी मॉडिफाई किया था, परिवर्तन किया था। तो कब कब इन्होंने परिवर्तन किया था ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने बेस क्या लिए थे, पहले बेस क्या लिए, बाद में इन्होंने बेस लिया, इवेपो ट्रांसपोर्टेशन लिया, वाष्पोत्सर्जन बाद में लिया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि जब बाद में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया तो आधार क्या लिया। और आपको 2 चीज़ें याद रखना, एक टीई यानी थर्मल इफिशियंसी इंडेक्स इन्होंने बताया था, तापीय सूचकांक, और इन्होंने एक बताया था आपका जो है ताप के बाद एक आपका इन्होंने बताया था वर्षा, यानी जो आपका प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स, यानी पीई इंडेक्स और टीई इंडेक्स। तो पीई इंडेक्स और टीई इंडेक्स क्या होता है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यहीं से आपके एग्जाम में थॉर्नवेट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में कुछ नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी के जो 3 टाइप्स होते हैं, जैसा एक आपका हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, यानी निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, और आपका एक आपका हो गया जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, यानी जो विशिष्ट आर्द्रता होती है वो क्या होती है। ये तीनों आर्द्रता की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। इसमें फार्मूला है जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है, कि उसमें जो उसका फार्मूला और कंसेप्ट कैसे, जब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, अगर हम ह्यूमिडिटी डाल देते हैं तो क्या होगा। तो ये सारी बातें हैं जो 3-4 पॉइंट आपको बताएंगे ह्यूमिडिटी में आपको क्या करना है, याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है ह्यूमिडिटी में। अगला है आपका रेनफॉल यानी वर्षण। वर्षण में क्या याद रखना है, पहली बात कि वर्षण वाले चैप्टर में आपकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, यानी वर्षा से पूर्व जो आपकी कंडीशन बनती है, ठीक है, यानी पहले आपका जो है टेम्परेचर होना चाहिए, हीट होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। अब इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन के बाद जो है जब हवा ऊपर जाएगी तो क्या होगी, ठंडी होगी तो क्या होगा कि एक टेम्परेचर होगा जिस पे ये पहले कंडेंसेट होगी, कंडेंसेट के जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट को ड्यू पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी होती है कि कंडेंसेशन क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है, और वर्षा हो गई, ठीक है, ये 3-4 बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। और जो एयर ऊपर उठती है उसके आधार पे जो रेनफॉल है यानी वर्षा है उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका कन्वेक्शनल रेन, तो कन्वेक्शनल रेन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, कहाँ पे होती है। दूसरा है आपका माउंटेनियस रेन यानी पर्वतीय वर्षा होती है, और तीसरा आपका होता है साइक्लोनिक रेन यानी चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। तो ये तीनों वर्षा की विशेषता आपको याद रखनी है। अगला है एल्बिडो। एल्बिडो में कुछ नहीं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे उसमें जो भी जो क्वेश्चन आया है उसको आप याद कर लेंगे तो एल्बिडो का आपका काम हो जाएगा। एल्बिडो किसे कहते हैं कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है धरातल पे, वो अगर उसी इनकमिंग सोलर रेडिएशन के रूप में ही वापस हो जाता है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं एल्बिडो। अब एल्बिडो किसका ज़्यादा होता है, ठीक है, स्नो का ज़्यादा होगा, जुता हुआ खेत है उसका ज़्यादा होगा, या कहीं पर ग्रासलैंड है उसका ज़्यादा होगा, या टाइगर टुंड्रा रीजन का ज़्यादा होगा। ऐसे आपको 4-5 एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में सेट करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है क्या करना है, बस वही जो प्रीवियस ईयर आए हैं उसी को अच्छे से मगअप कर लेना कि कौन कौन से एग्जाम्पल बार बार दिए जा रहे हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम में क्या देखना है, जेट स्ट्रीम में आपको कि जेट स्ट्रीम होती है क्या, इसकी डिफिनीशन अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, इसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए, इसके जो स्टेजेज हैं 6 स्टेजेज हैं उसको आपको पता होनी चाहिए, किसमें ये सीधे चलती हैं, किसमें ये जो है वेव्स का रूप ले लेती है, इसको किसने खोजा था, कब इसको खोजा गया। ये 4-5 डायमेंशन जो हम आपको बता रहे हैं वही आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला जो टॉपिक है वो आपका एल नीनो एंड ला नीना। अब एल नीनो ला नीना देखा गया है कि 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है सीधे सीधे पूछे गए हैं, कुछ इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एल नीनो ला नीना में ये देखना है कि ये किस रीजन में बनते हैं, एल नीनो का संबंध क्या है, क्या वार्म वाटर से या हॉट जो है कोल्ड वाटर से, ला नीना का संबंध क्या है, एल नीनो ला नीना का जो है वर्ल्ड के क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता
होनी चाहिए, ठीक है। किस रीजन में ये घटित होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका क्लाउड, मानी बादल। बादल में क्या याद रखना है, बादल में आपको जो बादल का क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, कि कौन से जो है लोअर जो है रेंज के क्लाउड हैं, यानी बहुत ही निम्न स्तर निम्न ऊंचाई पे बनते हैं, लोअर हाइट के, कुछ मिडिल हाइट पे बनते हैं और कुछ क्या है बहुत ही अत्यधिक ऊंचाई पे बनते हैं। तो इनका सीक्वेंस पूछता है कि आप बताइए धरातल से अगर ऊपर जाते हैं तो पहले जो है किस कौन सा जो है क्लाउड पड़ेगा उसके बाद, या कभी कभी क्या है कि क्लाउड के जो है जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है, विशेषता पूछ लेता है कि जैसे सबसे ज़्यादा वर्षा किस में होगी, वर्षा तेज़ी के साथ होता है, गरज चमक के साथ होता है, जैसे जो निम्बो स्टेटस क्लाउड होता है, ठीक है, क्यों यानी सॉरी क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो बादल हैं उनकी विशेषता आपको याद रखनी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी हाइट को लेकर। हाइट आपको मेरे से याद नहीं करना है कि कितने ऊंचाई पे पाए जाते हैं, बस एक आपका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो किस हाइट वाले में कितने बादल को रखे गए हैं, 9 या 10 प्रकार के बादल को क्लासीफाइड किया गया है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका क्लाइमेट चेंज एंड एविडेंसेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बात किया गया है आपके क्लाइमेट चेंज के जो एविडेंस मिले हैं, ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल एविडेंस हैं, कुछ जो है आपके जो है भौतिकी एविडेंस है, ठीक है। तो कौन कौन से इसके साक्ष्य मिले हैं क्लाइमेट चेंज के, उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोरियोलिस फोर्स, यानी कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल्स आपका जो विंड वाला टॉपिक है उसी में आपको मिल जाएगा, प्रेशर या विंड वाले टॉपिक में। तो कोरियोलिस फोर्स से भी जो क्वेश्चन आता है वो कोरियोलिस फोर्स की विशेषता पूछता है, ये आपको कोरियोलिस फोर्स दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो कोरियोलिस फोर्स में क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि कोरियोलिस फोर्स में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल देता है कि जब कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो वायु के वेग के साथ क्या करता है, कोरियोलिस फोर्स का मान बढ़ जाता है। यहीं पर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है कि कोरियोलिस फोर्स का जो है वायु की गति से संबंध नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, वायु की डायरेक्शन पे काम करता है, यानी वायु को उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर, न केवल वायु को बल्कि आप पढ़ेंगे आगे जो जलधारा पढ़ते हैं, ठीक है, तो वह उस पर भी ये आसानी से काम करता है। तो ये जो आपके सामने 10 या 12 टॉपिक दिए गए हैं, जो आपको डायमेंशन बताए गए हैं, इतने डायमेंशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चाहें तो जो है जो हमारा यूट्यूब चैनल है एलन ज्योग्राफी एजुकेशन एनजीआरएफ, जिसमें हमने क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं टॉपिक, उस टॉपिक को जाके वहाँ से 10 या 15 मिनट की वीडियो है, वहाँ से पढ़ के आप नोट्स बना सकते हैं। और देखेंगे आपकी जो प्रीवियस ईयर में तो जो आपको हमने क्या बताया है, डायमेंशन बताया है, उसी डायमेंशन से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में नहीं आ रही है बुक से, आपको जो है अगर किसी भी टॉपिक को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और जो है क्लाइमेटोलॉजी वाला प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो को देखकर उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो आपको बताया गया है वहाँ से बाहर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए। कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनल होते हैं जो कभी भी पूछे जा सकते हैं, उसकी हम बात नहीं करते, बल्कि ओवरऑल आपको जो 90% क्वेश्चन हैं जो इतने टॉपिक आपको बताए गए हैं अच्छे से रेडी करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इतने जो है क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। और इसके बाद कल हम जो है इसके कोई अगला टॉपिक जो है यूनिट उठाएंगे और उसके क्वेश्चनों को क्या करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। इस पर हमने काफ़ी मेहनत किया है, तो आप इसको क्या कीजिए कि जितने भी आपको बताया गया है डायमेंशन को उसको ध्यान में रखते हुए आप तैयार करेंगे, ठीक है। क्योंकि यूजीसी में कितना पढ़ना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखकर भयभीत हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमें सोशल ज्योग्राफी का मैटर दे दीजिए, हमको सर जो है ट्राइब्स का मैटर दे दीजिए। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि क्या जो आपको जितने यूनिट दिए गए हैं उतने सारे यूनिट तैयार हो गए, ठीक है। आप खुद से एक प्रश्न कीजिए कि जहाँ से एक क्वेश्चन मान लीजिए अभी पिछले साल पूछ लिया, एक क्वेश्चन पूछ लिया, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो बताइए कि अमेरिका के साथ भारत का जो है कितना ट्रेड हुआ है, रुपए में पूछ लिया, या किस स्थान पे है भारत और अमेरिका का ट्रेड। अब आप परेशान हैं यार ये क्वेश्चन हमें कहाँ से मिला, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे दिए जाते हैं ताकि आप परेशान हो। आपको जो मेजर यूनिट है जो हम आपको बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, वहीं से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो 10 क्वेश्चन है वो आपका इधर उधर से आएगा, वो आप पढ़ेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। वो क्या होता है, वो गेस पे का होता है, ठीक है, कि आप वहाँ पर गेस कर ले जाते हैं कि नहीं कर पाते हैं।
इसलिए आप मेजर जो जहाँ से बल्क में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अच्छे से ध्यान दीजिए, उसको टारगेट कीजिए और उसी पे मेहनत कीजिए, ठीक है। जो अब पता लग रहा है कि एक क्वेश्चन आपका सोशल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आ रहा है, आप उसी के लिए परेशान हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, उसको हम देखेंगे, लेकिन जो हमारा टाइम शेष बचेगा उसमें हम उस चीज़ को देखेंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अगर जो है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।